नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तिका वसंत का अध्याय बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस अध्याय की संपूर्ण कहानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएगा कक्षा 8 से 12 तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके विषय से संबंधित सभी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 बस की यात्रा। तो ये हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अध्ययन करेंगे। तो प्रथम प्रश्न में कारण बताना है। प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो इसका जवाब है कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था, क्योंकि टायर काफ़ी पुराना हो गया था, घिस गया था और इस स्थिति में भी वह जोखिम उठा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, अर्थ का मतलब होता है धन, तो धन के मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ आश्चर्यचकित हो गए और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। अगला प्रश्न है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? लोगों ने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब है कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ जाकर रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, अर्थात उनको ख़त्म कर सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए लोगों ने कहा कि समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका जवाब है कि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झंझनाने लगी, वाइब्रेट करने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। क्योंकि बस काफ़ी पुरानी और जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, इसलिए बस का एक एक पुर्जा हिल रहा था। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका जवाब है कि बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी नहीं, ये दौड़ेगी, अपने आप चलेगी। तो इस बात को सुनकर उसने ऐसा कहा था कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है क्या? अगला प्रश्न है, लेखक कह रहे हैं, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका जवाब है कि बस की जर्जर अर्थात पुरानी टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए।
इसका जवाब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग अर्थात उनका विद्रोह करने तथा पूर्ण स्वाधीनता पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। तो यहाँ मैं पाठ पढ़ाया तब बता चुका हूँ कि हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में एक बड़े व्यंग्यकार हैं। तो सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, यहाँ पर पाठ में यह लिखना है। इसका जवाब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र कराने का अनुरोध कर रही है। तो इसमें व्यंग्य ये छिपा हुआ है। सविनय अर्थात बस व उसके यात्रियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, अर्थात बस विनयपूर्वक अपनी मालिक व यात्रियों से स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही थी कि वह उनका बोझ नहीं उठा पा रही है, अब और अधिक चलने में वो सक्षम नहीं है। अब व्याकरण से संबंधित हम प्रश्नों का हल करते हैं। भाषा की बात तो ध्यान से समझना, काफ़ी सरल है। तो प्रश्न है कि बस, वश और बस ये तीन शब्द हैं। इसमें बस सवारी के प्रथम जो शब्द है बस सवारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वश किसी के अधीन रहने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और अंतिम जो बस है वो पर्याप्त अर्थात काफ़ी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ प्रश्न में ही समझाया हुआ है कि बस से चलना होगा, तो यहाँ बस जो है वो एक साधन है कि बस से चलना होगा। मेरे वश में नहीं है, तो वश अर्थात मेरे अधीनता में नहीं है, मेरे सामर्थ्य में नहीं है। और अब बस करो, बस अर्थात यहाँ पर्याप्त के रूप में है, अर्थात इतना काफ़ी हो गया है, पर्याप्त हो गया है, अब बस करो। तो उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस से दो दो वाक्य बनाने हैं। तो चलिए हम वाक्य बनाते हैं। तो प्रथम दिया गया है वश। तो आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं है, तो वश यहाँ सामर्थ्य है। फिर वश दिया है कि भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है, तो यहाँ भी सामर्थ्य दिया हुआ है। फिर है बस कि बस करो कितना खाओगे, तो यहाँ पर्याप्त के रूप में है, काफ़ी के रूप में कि पर्याप्त हो गया है, अब कितना खाओगे, प्रश्नात्मक शैली में पूछा गया है। फिर बस दूसरा उदाहरण है कि बस करो इतना काफ़ी है, इतना पर्याप्त है। फिर हम अगला प्रश्न अध्ययन करते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिलती है। तो पन्ना और सतना दोनों ही स्थान के नाम है। पन्ना जहाँ से वो प्रस्थान कर रहे हैं और सतना जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, गंतव्य स्थान है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से, तो ये कारक विभक्ति हैं। ने, की, से आदि वाक्यों के दो दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित किए गए हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है, तो ये समुच्चय बोधक होता है। की जो अव्यय है, तो अव्यय नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट व्याकरण है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है और कहानी में से दोनों प्रकार के 4-4 वाक्यों को चुनना है। चलिए हम देखते हैं इसी प्रकार के कि कारक शब्द से निर्मित वाक्य प्रथम है, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो मैंने अलग से रेखांकित किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ की। फिर नेक्स्ट है कि नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, तो यहाँ भी इसे रेखांकित किया हुआ है। नेक्स्ट है यह बस पूजा के योग्य थी, तो यहाँ के है कारक विभक्ति, तो हमने यहाँ कारक विभक्ति को रेखांकित कर रखा है के। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी
उस बस में जा रहे थे। तो यहाँ के और में दोनों को रेखांकित किया हुआ है। तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक के ये उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण छांटकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। बस के बारे में कहा जा रहा है, उसकी हेडलाइट जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी, क्षीण हो गई थी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र करना है जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। तो यहाँ प्रश्न का जवाब दिया गया है। एक है टहलना, तो टहलना भी गति के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग है कि दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। और एक है चलना, चलना भी गति के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ चलना का प्रयोग हुआ है, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है कि एक तो बहुत कम बचे थे और एक हमें बचना है। तो इस प्रकार से दो रूपों में यहाँ प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में हुआ है कि बहुत कम बचे थे अर्थात शेष कम थे, और दूसरा बचना के रूप में अर्थात सुरक्षा के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखना है। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसा कि यमक में होता है, समान शब्द और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ प्रस्तुत करना है। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इस प्रकार से। तो यहाँ एक शब्द लिया है हमने जल, तो जल से वाक्य बनाते हैं कि मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो एक तो जल है, पदार्थ है, और दूसरा जलना क्रिया है। इसी प्रकार से हार, दूसरा दिया गया है हार कि यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी उसे प्रतियोगिता के बाहर कर दिया जाएगा या वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ भी हार 2 रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक तो हार जो फूलों का हार है, और दूसरा हार मतलब पराजित होना। तो यहाँ भी 2 अर्थ हुए हैं, समान शब्द हैं, अर्थ अलग अलग हैं। जैसे जल का एक पदार्थ के रूप में, दूसरा जलना, उसी प्रकार से हार का एक फूलों का हार और दूसरा पराजित होना। अब अगला प्रश्न है कि बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा है क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि क्लास की विशेषता बता रहा है ये फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट एक संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, गुणवाचक विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के यहाँ 2 उदाहरण लिखने हैं। तो अगर आपने विशेषण नहीं पढ़े हैं तो आप कंप्लीट अलग टॉपिक मैंने बनाया हुआ है विशेषण का, आप हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर आप विशेषण पढ़ सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जो संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4, 8, 10। तो 4 मतलब 4 आदमी, 8 लोग, 10 बकरी, 10 आम, इस प्रकार से। तो गुणवाचक विशेषण है चांदनी रात। तो ये रात की विशेषता बता रही है चांदनी। समझदार आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है समझदार। ईमानदार व्यक्ति, तो इस प्रकार से व्यक्ति की विशेषता है ईमानदार। तो जो उनके गुण या दोष संबंधी विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।